सुप्रभात यूपी, मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर और बड़ी अपडेट के साथ करते हैं। अपडेट कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़ी हुई है। मृतक के परिजनों का गंभीर आरोप, जी हां, मृतक के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है बीजेपी सरकार हिंदू नेताओं की हत्या करा रही है। ये बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। धमकी मिलने के बाद भी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई थी कमलेश की। हत्या के लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार है। सीएम आएंगे तभी वो अंतिम संस्कार करेंगे, तो ये उनकी मांग है। और ये तमाम तरह की आरोप जो सीधे तौर पर शासन प्रशासन पर लगाए हैं परिजनों ने, वो आपके सामने। उन्होंने सीधे तौर पर हत्या का जिम्मेदार शासन को ठहराया उनके हिसाब से कि जब धमकी दी गई उसके बावजूद उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाएगी, इसीलिए उनकी हत्या हुई है। बहुत बड़ा आरोप यह लगाया गया सीधे तौर पर कि बीजेपी सरकार ही हिंदू नेताओं की हत्या करा रही है। और यहां पर एक बड़ी चीज यह भी है कि मृतक के जो परिजन है, यानी कमलेश तिवारी के जो परिजन है, वो चीज पर अड़े हुए हैं कि जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक वो अंतिम संस्कार कमलेश तिवारी का नहीं करेंगे। आपको बता दें कि कल दिन दहाड़े उनकी हत्या कर दी गई थी। घर में घुसकर कुछ लोगों ने वहां पर जाकर उनकी गला रेत कर निर्मम हत्या की थी। उसके बाद से मामला चर्चा में आया था। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले आप ये खबर देख रहे हैं। सबसे बड़ी अपडेट हम आपको इस मामले से जुड़ी दे रहे हैं। सीधे तौर पर अगर समझे तो यहां पर जो है परिजन जो है सीधे तौर पर अड़ गए हैं, शासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बात पर अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर सीतापुर नहीं पहुंचेंगे तो वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि पूरे मामले पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट तलब की है। डीजीपी ओपी सिंह से एसआईटी गठित की गई है। मामले की नई सिरे से जांच की जा रही है। हालांकि तमाम तथ्य कल से निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जानने वालों ने ही हत्या की है। तमाम पहलू है, क्योंकि अब बिजनौर में कुछ मुस्लिम संगठनों ने सीधे तौर पर इनाम रखा था 51 लाख रुपए का इनकी, क्योंकि पैगंबर पर जो बयान दिया था 2015 में, उसके बाद से ये चर्चा में आए थे कमलेश तिवारी। लेकिन कल जब इनकी हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, उसके बाद ये पूरा मामला खुलकर सामने आया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पूरा संज्ञान लिया। तत्काल प्रभाव से रिपोर्ट तलब की, जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटों के अंदर हो सकते हैं हत्यारे पकड़ भी लिए जाए। लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर जो परिजन है वो आक्रोशित है, नाराज है। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि शासन ने ही उनकी हत्या कराई है, बीजेपी हिंदू नेताओं की हत्या कर रही है। और बड़ी चीज ये भी है कि योगी आदित्यनाथ के इंतजार में है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक वो अंतिम संस्कार कमलेश तिवारी का नहीं करेंगे। इतनी बड़ी दुश्मनी रहा है, सबको पता रहा है। सब रोज फोन आते थे तुमको मार देंगे, आज तुमको मार देंगे। रोज फोन आते रहे नाके ताने और हर जगह लगावत रहे। कैसे भी बनवाए लेकिन कोई ना सुने। योगी क्या था, कैसे गए रहा फाइल वो दाग देने, कोई सुरक्षा नहीं दी। रोज फोन आवत रहे रोज, लेकिन ये कबूतर इतना है तुम आगे हमसे निपट लियो। तो कैसे मार के चला। क्या लगता है कि इन लोगों ने यह हरकत की है, इतनी बड़ी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या कर दी है। घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डीजीपी से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। इस घटना के बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है जिसमें 2 संदिग्ध नजर आ रहे हैं। डीजीपी ओपी सिंह ने दावा किया कि 48 घंटे के अंदर कमलेश तिवारी के हत्यारों को पकड़ लिया जाएगा और जांच के लिए आईजी लखनऊ रेंज एसके भगत की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। हमने स्मॉल टीम भी गठित कर लिया है और कुछ कॉल डिटेल्स के आधार पर कुछ एविडेंशियल जो सूचनाएं हमें मिली है, और साथ ही साथ एसटीएफ को भी, स्पेशल टास्क फोर्स को भी हमने लगा दिया है। और मैं समझता हूं कि विद इन 48 आवर्स हम क्रिमिनल्स को पकड़ लेंगे और उस तह तक जाएंगे कि आफ्टर ऑल क्या रीजंस थे जिसके कारण ये हत्या हुई है। वहीं दूसरी ओर कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले में सोशल मीडिया पर एक संदेश वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय जिहादी ग्रुप अल हिंद ब्रिगेड ने कमलेश की हत्या की जिम्मेदारी ली है। वहीं इस घटना के बाद राजनीति शुरू हो गई है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा है कि यूपी में कानून व्यवस्था शून्यकाल से गुजर रही है।
पुलिस ने कमलेश तिवारी के शव का पोस्टमार्टम करा लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेरहमी से हत्या का खुलासा हुआ है। हत्यारों ने कमलेश के शरीर पर कई जगह चाकू से वार करने के बाद गला रेत दिया और गोली भी मारी, जो सिर के पिछले हिस्से में फंसी हुई मिली। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों और समर्थकों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में रात के वक्त एक अधिवक्ता खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलने निकले, तभी कुछ अज्ञात बदमाशों ने वकील पर गोलियां बरसा दी और फरार हो गए। आनन फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। वहीं एसएसपी का कहना है कि पुलिस को कुछ सबूत मिले हैं, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अभी भी 25 मिनट पहले एक सूचना आई थी, संदिग्ध परिस्थितियों में एडवोकेट मुकेश शर्मा साहब थे, उनको गोली लगी थी, हॉस्पिटल लोग लेके आए थे। जब परिजन हॉस्पिटल पहुंचे, सूचना प्राप्त हुई, तत्काल मौके पे जिलाधिकारी महोदय और हम लोग आए हैं और इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। जो भी इशू है उसको बहुत जल्दी हम लोग खुलासा करेंगे। कुछ तथ्य सामने भी आए हैं, उनकी भी जाँच पड़ताल चल रही है, बहुत जल्दी इसमें हम लोग। भदोही के ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवनाथपुर में बाइक सवार बदमाशों ने 2 सर्राफा व्यापारियों पर फायरिंग कर 5 लाख रुपए की कीमत के जेवरात से भरा बैग लूट लिया और लेकर फरार हो गए। गोली लगने से घायल दोनों व्यापारियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक व्यापारी की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और उसी के आधार पर जांच कर रही है। एक अशोक सेठ हैं और उनका पोता है शोभित सेठ। ये दोनों अपनी दुकान बंद करके और घर जा रहे थे। उसी समय 2 मोटरसाइकिलों से 4 लोग आए और इन पे गोली मार के भाग गए। अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि इनका कुछ सामान गया है या नहीं गया है, उसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। दोनों लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। तो देवरिया में निरहुआ का एक बार फिर से अलग रंग, अलग रूप, अलग सुर देखने को मिला है। झांसी के पुष्पेंद्र एनकाउंटर पर निरहुआ का बयान सामने आया। जी हां, निरहुआ ने यानी दिनेश लाल यादव ने कहा है कि सच जनता के सामने आना चाहिए, कानून से भी लड़ना होगा तो लड़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव के सामने यह बयान उन्होंने दिया है। सीएम ने कहा था माफिया है पुष्पेंद्र यादव। जी हां, तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें कि आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी रहे दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सीधे तौर पर बड़ा बयान दिया है और लगातार पुष्पेंद्र यादव मामले पे सवाल उठाते आए हैं। और यहां पर उन्होंने कहा है कि सच जनता के सामने आना चाहिए। और जब उन्होंने ये बात बोली तो वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जब न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी तो उनमें उन्होंने कहा था कि पुष्पेंद्र यादव माफिया था, विपक्ष इसका जो है फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, इसका महिमा मंडन कर रहा है। तो यहां पर यह बयान दिनेश लाल यादव का एक बार फिर से चर्चा में आ गया, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर कानून से भी लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। हम खाली राजनीति में आया है तो हम लोग को वोट मांगे खातिर ना, तो हम लोग के हक पर लड़ाई भी लड़े खातिर आ रहे। और आज जब हमें नामक बनी है ना, माननीय अध्यक्ष जी से हम बात वाली है कि सर जनता के मन में सवाल बा झांसी के इनकाउंटर के लेके, तो जांच करा करके और जो भी सच है वो जनता के सामने लाया जाए। तो दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने देवरिया में यह बयान दिया है, जिसके बाद तमाम तरह की बातें यहां पर सामने आ रही। कहा यह भी जा रहा है कि अलग तरह के सुर में नजर आ रहे निरहुआ। तो उपचुनाव के लिए आज जो प्रचार का दौर था शाम 6 बजे थम जाएगा। अंतिम दिन सभी पार्टियां प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंकती आपको नजर आएंगी। उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। लखनऊ कैंट, रामपुर, गंगो, इगलास, गोविंदनगर, मानिकपुर, प्रतापगढ़, जैदपुर, जलालपुर, बलहा और घोसी सीट पर यानी कुल 11 सीटों पर
110 प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों के लिए उपचुनाव अब नाक की लड़ाई बन चुका है। तो आज प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का जो शोर आप पिछले कई दिनों से सुन रहे थे वो आप नहीं सुन पाएंगे। अब जो है 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आज 19 तारीख है, यानी 2 दिन बाद वोट डाले जाएंगे। 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहे जिसमें तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, खुद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सभी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। 11 सीटों पर सभी की नाक की लड़ाई। 110 प्रत्याशी आपको बता दें मैदान में है। 21 तारीख को जनता जो है इनकी किस्मत का फैसला करेगी। लखनऊ, कैंट, रामपुर, गंगोह, इगलास, ये तमाम ऐसी अहम सीटें जहां पर चुनाव होने हैं। तो अंतिम दिन सभी पार्टियां, जाहिर सी बात है क्योंकि आज जो है उपचुनाव के प्रचार का, यानी आज ही जनता के सामने अपनी चीजें बताने का, अपनी एजेंडे बताने का जो है आज आखिरी दिन रहेगा। और आज शाम 6 बजे तक चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम जाएगा। तमाम रैलियां यहां पर आज भी आपको देखने को मिलेंगी। अखिलेश यादव आज रामपुर जाएंगे, तंजीन फातिमा के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में आपको नजर आएंगे। बसपा यहां पर सभी सीटें जीतने का दावा कर रही है। उपचुनाव का रण रामपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभा होनी, जिसका जिक्र भी हम आपसे कर रहे थे। अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी तंजीन फातिमा के समर्थन में जनसभा करने जा रहे हैं। सपा के उम्मीदवार हैं और आजम खान की पत्नी है तंजीन फातिमा, उनके लिए प्रचार करने जा रहे हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो आज अखिलेश यादव का रामपुर का दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि किस सीट पर कितने उम्मीदवार लड़ रहे हैं और किन किन पार्टियों में कड़ी टक्कर है। बलहा की अगर बात करें तो यहां से 11 उम्मीदवार मैदान में है। गंगोह से 11 और घोसी सीट पर 12 है। गोविंदनगर सीट से 9, अलीगढ़ की ग्लास सीट से 7 प्रत्याशी मैदान में है। तो वहीं जलालपुर से 13, लखनऊ कैंट से 13, मानिकपुर से 9, प्रतापगढ़ से 11 और रामपुर की जो अहम सीट का जिक्र भी हम कर रहे थे वहां से 7 प्रत्याशी मैदान में है। जैदपुर से 7 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन 11 सीटों पर कहीं बीजेपी और सपा में तो कहीं बीजेपी और बसपा में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये जो टॉप 3 की फाइट्स है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किन किन सीट पर किस किस का दावा मजबूत है। यह जलालपुर की सीट की समीकरण आप देख रहे हैं, कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है, किसके किसके बीच मुख्य मुकाबला देखने को मिला। एक अहम सीट लखनऊ कैंट, इस वक्त आप देख रहे हैं सुरेश तिवारी भाजपा के प्रत्याशी यहां से है। मानिकपुर विधानसभा सीट की बात करें तो आनंद शुक्ला भाजपा के प्रत्याशी, यहां पर भी सपा का दावा मजबूत नजर आ रहा है। तो कई ऐसी सीट्स हैं जिनके जो है आज बता दें कि आज जो है प्रचार थम जाएगा। प्रतापगढ़ की वो सीट जहां पर अपना दल को मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उनका प्रत्याशी वहां पर उतारा है। रामपुर की अगर बात करें तो सीधा मुकाबला भारत भूषण के बीच और तंजीन फातिमा के बीच है। इसको लेकर आज अखिलेश यादव प्रचार के लिए जाएंगे। रामपुर में बिना नाम लिए सीएम योगी ने आजम पर तीखा हमला कर दिया है और कहा है कि गलत हाथों में तलवार होगी तो दिक्कत तो होनी ही है। याद रखना, तलवार अगर अपात्र व्यक्ति के हाथ में होगा तो वह गरीबों की जमीन को हड़पने का कार्य करेगा। ये तलवार अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों में होगा तो वह गरीबों के हक पर जबरदस्ती डकैती डालने का कार्य करेगा। अगर ये तलवार गलत हाथों में होगी तो फिर यह तलवार लोगों के हक पर छीना झपटी करने का कार्य करेगी। अब आपको एक बड़ी खबर और बड़ी अपडेट से रूबरू करवा देते हैं। महाविद्यालयों में मोबाइल वैन से जुड़ी जो आप खबर सुन रहे थे उसका खंडन कर दिया गया है। महाविद्यालयों में मोबाइल प्रयोग के प्रतिबंध की खबर पर उच्च शिक्षा ने बाकायदा खंडन जारी किया है। शिक्षा निदेशक वंदना शर्मा ने उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर यह खंडन किया है। मोबाइल प्रयोग के प्रतिबंध पर कोई आधिकारिक आदेश निर्गत नहीं हुआ है। यह बहुत बड़ा अपडेट हम आपको बताएं जो बहुत ज्यादा चर्चा में था उत्तर प्रदेश की सियासत में, और सीधे तौर पर कहा जाता कि सभी यूनिवर्सिटीज में, सभी महाविद्यालयों में मोबाइल फोन बैन हो जाएंगे। मोबाइल फोन अगर लेकर अध्यापक या स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं तो उनको बाहर ही रोक दिया जाएगा।
तमाम तरह की बातें सामने आती। कहा जाता है कि इससे परीक्षा पर ध्यान नहीं होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, अध्यापक का मन नहीं लगता पढ़ाने में। तो इन तमाम तरह की चीजों को लेकर जो है ऐसा कहा जाता है कि शासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि अब जो है मोबाइल बैन कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है इस खबर का पूरी तरह से खंडन कर दिया गया है शिक्षा निदेशक वंदना शर्मा द्वारा। अब आइए आपको दिखाते हैं अपने तीखे बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का डांस। जी हां, ओवैसी के एक डांस का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद ओवैसी हाथ में फूलों की माला लिए मंच से उतर रहे थे, तभी म्यूजिक के साथ जोश में दिखाई दिए और जमकर डांस करने लगे। ओवैसी का यह रूप पहली बार देखा गया है। ऐसी एक तस्वीर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भी देखने को मिली है। राहुल चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के रेवाड़ी में गए थे। रैली कर दिल्ली वापसी की तैयारी में थे, तभी मौसम खराब हो गया और यात्रा को कुछ देर के लिए टालना पड़ा। इस बीच एक क्रिकेट ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उनको देखा तो राहुल गांधी भी बच्चों के बीच पहुंच गए और बल्ला थामकर बल्लेबाजी करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी बैटिंग करते नजर आ रहे हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। 90 विधानसभा सीटें हैं वहां पर। उन 90 विधानसभा सीटों के लिए आज जो है प्रचार, जो अब तक पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे थे, वो प्रचार का शोर भी आज वहां पर थम जाएगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी ने कल रेवाड़ी में क्रिकेट खेला बच्चों के साथ। अब आइए आपको एक साथ दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। दो तस्वीरें जिसका जिक्र अभी हम आपसे कर रहे थे। पहली तस्वीर आपको अचंभित कर देगी क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो अपने बेबाक बोल के लिए मशहूर है, वो डांस करते नजर आए। आमतौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी से आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में आप देख सकते हैं जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। मंच से उतरते समय म्यूजिक बजा तो नाचने लगे। दूसरी तस्वीर आपके सामने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी के, जहां पर वो रेवाड़ी में बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। बरेली के मीरगंज इलाके के नौगामा गांव में एक बच्ची के गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। गांव वालों की माने तो बाइक सवार 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया और मौकाए वारदात से फरार हो गए। इस दौरान गांव वालों ने देखा तो पीछा भी किया, लेकिन नकाबपोश आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को उसकी सूचना दी, तब जाकर अस्पताल में बच्ची को एडमिट कराया गया। तो ये बरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खेत में बच्ची मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि 3 लोग थे नकाबपोश जिनको भागते हुए देखा गया। गांव वालों ने उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से निकल गए। हालांकि बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें हम आपको बरेली के दिखा रहे हैं जहां गन्ने के खेत में नवजात बच्ची मिली है, जिसके बाद अब इसकी जांच शुरू कर दी गई। रेलवे की बौद्ध सर्किट स्पेशल ट्रेन आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू हो रही है। यह ट्रेन 8 दिनों में भारत और नेपाल में स्थित भगवान गौतम बुद्ध से जुड़े स्थलों का भ्रमण कराएगी। IRCTC द्वारा संचालित यह ट्रेन भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर का भ्रमण कराएगी। तमाम सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास AC में दो लोगों का किराया 1,24,000 और सेकंड क्लास में 1 लाख इसका किराया होगा। जो है कल से इसका इस सीजन का पहला ट्रिप स्टार्ट होगा। सफदरजंग स्टेशन से जाएगी है और इसमें ये रिनोवेटेड ट्रेन है। इसमें इस कोचेस रिनोवेटेड हैं, किचन इसकी पेंट्री इसकी मॉडर्नाइज्ड है और इसमें डाइनिंग कार्स है, 2 डाइनिंग कार्स हैं इसमें।
इसी के साथ सुप्रभात यूपी में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।